हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज गुरु पूर्णिमा है और हमने सोचा कि गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ी जानकारी पता करें, थोड़ा इसका इतिहास पता करें और कथाओं में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये भी पता करें। बहुत सारी कथाएं प्रचलित रहती हैं जिनका कोई पुरातात्विक इतिहास नहीं रहता है, लेकिन चूंकि लोक कथाओं में उनका वर्णन है इसलिए वह आम जन में ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा के पीछे का पूरा इतिहास क्या है वो हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंत तक देखें। इसके पीछे का पूरा रिसर्च हमने किया हुआ है, अलग अलग किताबों का अध्ययन हमने किया और उससे जो भी जानकारी हमको मिली है वो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यह जानकारी जो कुछ भी हम आपको देने जा रहे हैं यह मेरी अपनी जानकारी नहीं है, यह हमने कहीं ना कहीं से पता किया है और आपके लिए वो जानकारी हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा के बारे में जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु पूर्णिमा जो है वो वेद व्यास नाम के व्यक्ति का जन्म दिवस है। और वेद व्यास कौन थे? लोक कथाओं के अनुसार वेद व्यास जो थे उन्होंने वेदों का संकलन किया था और महाभारत की रचना की। यह तो हो गया पौराणिक कहानी, इसका कोई पुरातात्विक इतिहास नहीं मिलता है। आज हम यह कोशिश करेंगे कि पुरातात्विक खोजों में क्या पता चलता है कि गुरु पूर्णिमा का क्या इतिहास है, और फिर साहित्यिक सबूतों के थ्रू भी हम इसको पता करने की कोशिश करेंगे। और फिर जो कुछ भी जानकारी हमारे सामने आने वाली है वो आपकी आंखें खोल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि भारत जो था बहुत दिनों तक गुलाम था। पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ, और एक ऐसे अंग्रेज भी थे जिन्होंने हमारी सभ्यता को हमसे परिचित कराया। अन्यथा 19वीं शताब्दी के पहले तक हमें बौद्ध इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। एशिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, लेकिन हमारे देश में इसका अता पता 19वीं शताब्दी तक नहीं था। तो इसके पीछे का जो भी इतिहास है वो कर्निंघम नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा खोजा हुआ है। तो कर्निंघम जो थे वो हमारे पुरातात्विक इतिहास के प्रणेता थे भारत के। तो उन्होंने ही जैत वन की खोज की थी। जैत वन का जब उन्होंने खोज किया तो इसके लिए उन्होंने चीनी यात्री हेन सांग, फाहियान इत्सिंग इत्यादि की डायरियों का इस्तेमाल किया और फिर उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि आखिर यह जैतवन कहाँ था। जैतवन के बारे में जैसे ही उनको पता चला, उनको लगा कि श्रावस्ती नामक जगह के पास में जैतवन हो सकता है, तो वहाँ पे उन्होंने खुदाई स्टार्ट करवाई। शुरू में तो बहुत सारे विद्वानों ने इसका विरोध किया, बोले कि कर्निंघम जो है वो गलत दिशा में जा रहे हैं, जैतवन जहाँ वो खोज रहे हैं वहाँ पे तो है नहीं। लेकिन आज हम जानते हैं कि जैतवन वहीं पे है। जैतवन में जितने भी बौद्ध विहार या मठ मिलते हैं उसको अनाथ पिंडिक या फिर अनाथ पिंडक नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। और फिर गढ़वाल वंश के एक शासक हुए थे जिनका नाम था गोविंद चंद, उन्होंने वहां पे बहुत सारा निर्माण भी करवाया था उन्होंने भी। और उसी वंश के जो राजा थे जयचंद राजा के बारे में भी हम आगे वीडियो लेकर आएंगे, तो उसकी बात बाद में करेंगे, हम अपने विषय पे बने रहते हैं। तो वहाँ पे जब खुदाई होने लगी तो 19वें मठ में हमें जो है नीचे में एक ताम्र पत्र मिला। आखिर उस ताम्र पत्र में ऐसा क्या था जिसका गुरु पूर्णिमा से संबंध है? तो उस ताम्र पत्र को जब पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि वहाँ पे गोविंद चंद ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को गुरु कहा हुआ था। तो ये तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे 6 गांव दान में दिए हुए थे बौद्ध भिक्षुओं के आजीविका के लिए, ताकि वह लोगों को पढ़ा सके। तो यह भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी। बहुत सारे राजे महाराजे जो है दान में दिया करते थे, गांव और संपदा, सोने चांदी, धन्य धान्य सब दान में देते थे। लेकिन यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वह किस दिन दिए थे। तो दिनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1146 के आषाढ़ में, जिस दिन आषाढ़ पूर्णिमा होता है, उसी दिन उन्होंने यह दान दिया। अब यह आषाढ़ पूर्णिमा क्या है? आषाढ़ पूर्णिमा वह दिन है जिस दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहली बार सार्वजनिक रूप से ज्ञान दिया था। आषाढ़ पूर्णिमा को जब उन्होंने दान दिया था तो आज के हम गुरु पूर्णिमा से जब इसको मिलाते हैं तो पता चलता है कि गुरु पूर्णिमा में भी दान देने का प्रचलन है। तो अब हम आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आपने सबने बुद्ध पूर्णिमा के बारे में सुना होगा, वह बैसाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और बैसाख महीने में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। और फिर बोधगया में 49 दिन वो अपने ज्ञान प्राप्ति को एनालिसिस करते रहे और फिर आनंद का अनुभव उन्हें हुआ। और फिर उन्होंने निर्णय लिया
किया कि जो ज्ञान उन्हें मिला है उस ज्ञान को वह दुनिया को देंगे। तो इसके लिए वह 11 दिन पैदल चले, और आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं, बोध गया से सारनाथ की दूरी जो है वह 11 दिन पैदल। आजकल तो थोड़ा कम ही दिखाएगा, क्योंकि आजकल के रास्ते सुगम है, उस समय ऐसे रास्ते नहीं बने। तो वो सासाराम होते हुए पहुंचे सारनाथ, और फिर सारनाथ में उन्होंने अपने 11 शिष्यों को वहां पे ज्ञान दिया। तो जिस दिन उन्होंने ज्ञान दिया वह आषाढ़ महीना का जो तिथि था वही आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। वैशाख पूर्णिमा से 49 दिन उन्होंने अपने बोध गया में ही वह रहे थे। तथागत बुद्ध जो है वो 49 दिन वहीं पे रहे, 11 दिन चल के आए, तो यह होता है 60 दिन। और फिर हम मिलाएंगे यहाँ से कि बुद्ध पूर्णिमा से एग्जैक्टली 7 दिन बाद जो है वह गुरु पूर्णिमा आता है। तो एक संबंध तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब कुछ और बात भी बताते हैं। इंडिया में यूजी और पीजी के जितने भी कोर्स होते हैं वो सारे जो है जुलाई महीने में शुरू होते हैं। आपको यह जानकारी होगी कि जुलाई महीने से ही सत्र का प्रारंभ होता है। तो बहुत सारे लोग तो ये नहीं जानते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सब लोग सोचते हैं कि अंग्रेज आए थे, उन्हीं के समय में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी, हो सकता है अंग्रेजों की ही देन हो, या ऐसा नहीं है। क्योंकि बौद्ध समय में क्या होता था कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही वर्षा ऋतु के आगमन का आभास सबको होता है। उस दिन क्या करते थे, बौद्ध भिक्षु जितने होते थे विभिन्न कार्यों को छोड़कर मठ और जितने भी विहार होते थे वहां इकट्ठा होकर अध्ययन शुरू करते थे। तो यह परंपरा उसी समय से चली आ रही थी कि जुलाई महीने से कोई भी अध्ययन का सत्र जो है शुरू होता है, जो कि आज हमारे बीच में उपलब्ध है। तो आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि जुलाई से ही क्यों सत्र शुरू होता है। पुरातात्विक एविडेंस और साहित्यिक एविडेंस तो आपको मिल चुका है कि आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा एक ही है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। गुरु का जो भी डिफिनीशन है उसको कसौटी पे हम कैसे कसेंगे, तो हम पाएंगे कि वेद व्यास के बारे में ऐसी कोई भी पुरातात्विक या फिर साहित्यिक एविडेंस नहीं मिलता है कि कोई उन्होंने बृहत कार्य किया होगा जो कि गुरु परंपरा को आगे बढ़ाता होगा। लेकिन तथागत बुद्ध के बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि तथागत बुद्ध ने अपना जो ज्ञान था, जो उनको मिला था, वो ज्ञान उन्होंने सारनाथ में दिया। उसके बाद बहुत सारे विदेशी यात्री आए इंडिया से ज्ञान लेने के लिए, जिसमें चाइनीज यात्री, कोरियन यात्री, अन्य देशों के बहुत सारे यात्री आए इंडिया में। इंडिया से बहुत सारे विद्वान जो हैं उन्होंने अपने ज्ञान को यहाँ से उठाकर ईरान में, अफगानिस्तान में, चाइना, जापान, थाईलैंड, बर्मा, अन्य देशों में पहुंचाया। इसको दर्जनों ऐसे देश हैं जहाँ पे यहाँ के विद्वान गए और उन्होंने यहाँ से ज्ञान वहाँ तक पहुँचाया। विदेशों से बहुत सारे यात्री यहाँ पे आए, और वो किसका ज्ञान लेने आए थे? वो ज्ञान लेने आए थे तथागत बुद्ध का। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो आप सबको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा का केंद्र जो है भारत हुआ करता था, और वो कौन कौन सा था? तक्षशिला था, नालंदा था, उदंतपुरी था, विक्रमशिला था, और ये सारे के सारे जगह जो भी थे वो सारे वहाँ पे जो है जितनी भी पढ़ाई हुआ करती थी वो बौद्ध धर्मों की पढ़ाई हुआ करती थी, जहाँ विदेशी छात्र आते थे। तो जितने भी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, आप कोई भी अन्य छोटे मोटे स्कूल का भी निर्माण कहीं अन्य जिक्र आपको नहीं मिलेगा। और जो भी बड़े यूनिवर्सिटी थे वो सारे जो बौद्ध स्थल थे, और ये भी एक प्रमाण है कि जो है तथागत गौतम ही वह गुरु हैं जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। और जितने भी यूनिवर्सिटी थे उनमें नालंदा सबसे इम्पोर्टेंट था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 9वीं शताब्दी में श्रीलंका में नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। 11वीं शताब्दी में भूटान में नालंदा महाविहार का निर्माण किया गया था। और आज के ज़माने में सोचिए, आज के ज़माने में जापान इतना विकसित है और 21वीं शताब्दी में जापान में नालंदा महाविहार का निर्माण किया गया है। इसके बाद इतने सारे देशों में नालंदा महाविहार का निर्माण होने के बाद हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी का, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री का भी बहुत योगदान है। तो इन सारे देशों में नालंदा विहार का निर्माण होने के बाद हमारे देश में हुआ, यह हमारे लिए दुख का विषय है, लेकिन फिर भी निर्माण तो हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है अपने पुराने मुकाम तक पहुंच पाता है कि नहीं। तो हमने लगभग सारी बातें कर ली। एक और बात है, एक अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उन्होंने अपने पुस्तक में यह मेंशन किया हुआ है कि बौद्ध धर्म का जो थेरवाद है, जो ओरिजिनल बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म तो हीनयान, महायान और बाद में वज्रयान में भी परिवर्तित हुआ, लेकिन जो थेरवाद है वो ओरिजिनल बौद्ध धर्म उसको माना जाता है। मूल रूप से जो जिस रूप में भी बौद्ध धर्म था उसको ही थेरवाद बोलते हैं। तो थेर शब्द से ही थियरी का निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि थियरी, पढ़ाई लिखाई में थियरी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो थेरवाद से ही थियरी बना है। ये कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान यह बात कह रहे हैं।
हमने गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की और आप लोगों के ऊपर है कि आप जो है गुरु पूर्णिमा में गुरु किनको मानते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका विचार हमसे अलग हो सकता है, हमारा विचार आपसे अलग नहीं है। हमारा विचार है कि जो कुछ भी हमें किताबों के थ्रू या फिर रिसर्च के थ्रू पता चलता है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। बाकी आपको जो समझ में आए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और इसके पहले भी हमने चाणक्य के ऊपर और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है वीडियो बनाया है, जो कि आप जो है देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और चारवाक दर्शन के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।